वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज़ 10th। ऑलरेडी 9 सीरीज़ हैं जो हम अपडेट कर चुके हैं आपके लिए। इस सीरीज़ में टोटल 50 MCQs रहने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी चैनल पर कोई भी वीडियोज़ अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोज़ को देख सकें। तो अब रिसेंट में अपकमिंग टाइम में NHM MP में CHO का पेपर होने वाला है, GMC में, DMER और PGI में जो भी पेपर होंगे तो ये क्वेश्चन सभी पेपर्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड एक और मेरी रिक्वेस्ट, जिनका भी अभी 5 मार्च को उड़ीसा के लिए CHO का पेपर हुआ है, यदि आपके पास पेपर हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पेपर को सेंड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, BNS 04142 के अभी रिसेंट में पेपर हुए हैं तो वो पेपर आपको कल मॉर्निंग में अपडेट कर दिए जाएंगे विथ आंसर कीज़ के। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था PPIUCD को लेके, तो सभी लोगों ने उसका आंसर है जो करेक्ट दिया है। विदिन 48 आवर है जो क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मीजल्स इज इन्फेक्शियस ड्यूरिंग। तो मीजल्स है जो इन्फेक्शियस है कब होगी, दैट मीन्स किसी दूसरे को इन्फेक्शन कब होगा मीजल्स का। ऑप्शन में है आफ्टर 4 days ऑफ रेसेस, सेकेंड ऑप्शन है 4 days बिफोर ऑनसेट ऑफ रेसेस अंटिल 5 days दे आफ्टर थ्रू आउट द डिसीज़, या फिर ओनली इन इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो मीजल्स है, जिसको रूबियोला नाम से भी हम जानते हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और जो कि सबसे ज़्यादा है जो बिफोर ऑनसेट और जब रेसेस आते हैं उसके 5 दिन तक क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस रहेगा। दैट मीन्स ये किसी दूसरे को है जो इजीली इन्फेक्शन दे पाएंगे इस टाइप के पर्सन। तो मीजल्स के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबियोला, जो एक तरीके का क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। और इसे डायरेक्ट जो ड्रॉपलेट, कफ, स्नीज, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, इसका जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड है इस वायरस का, एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ है। दूसरा नाम है रूबियोला। कॉप्लेक स्पॉट्स भी मीजल्स में देखने को मिलते हैं और जो कि डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगी। और यहाँ पे बात हो रही है कि जो कब इन्फेक्शियस रहेगी सबसे ज़्यादा, 4 days बिफोर ऑनसेट ऑफ रेसेस अंटिल 5 days देयर आफ्टर। दैट मीन्स जब रेसेस आए नहीं हैं उसके 4 दिन पहले और आ गए हैं तो उसके 5 दिन बाद तक क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा मीजल्स है जो इन्फेक्शियस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनेन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन। तो यदि किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का जो बेड लिनेन है, बेडशीट वगैरह हैं, तो वो किस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। ऑप्शन में डेटॉल, सिडेक्स, सेवलॉन या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्वेश्चन कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेके भी आता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम क्या करेंगे, HIV इन्फेक्टेड पर्सन के लिनेन और जो भी फर्श पर भी यदि कुछ ऐसा रहेगा तो उसको हम किससे क्लीन करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ हार्मोन नेम्ड। तो प्रेगनेंसी टेस्ट है जो कि किस हार्मोन के एस्टिमेशन से, दैट मीन्स प्रेजेंस से पता चलेगा कि ये हार्मोन ओनली प्रेगनेंसी में रहेगा। ऑप्शन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH, प्रोजेस्ट्रॉन, HCG या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट रहेगा किस पर बेस्ड रहेगा, किस हार्मोन पर बेस्ड रहेगा, तो ये रहेगा HCG हार्मोन पर, क्योंकि HCG हार्मोन ओनली प्रेगनेंसी में ही प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट इज स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड इन RNTCP। तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो स्टेनिंग टेक्निक है कौन सी यूज़ की जाएगी, जील नेल्सन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग या फिर PAS। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, तो वो होती है जील नेल्सन स्टेनिंग। तो यहाँ पर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, दैट मीन्स यहाँ पर TB है, TB की स्टेनिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, तो वो होगी जील नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इज़ नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो हम नहीं देंगे। ऑप्शन में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथामब्यूटल या फिर रिफाम्सिन।
तो यहाँ पर जो मेडिसिन है क्या करेगी, जो हम नहीं देना है तो वो कौन सी है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो कि क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देंगे क्योंकि ये क्या करेगी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट है जो क्रिएट करेगी, जिससे और ये प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस करके बेबी को फीटल रिस्क है जो दे सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और जो क्रेनियल नर्व को डैमेज करने का काम करती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर जो क्रेनियल नर्व है वो कौन करता है, वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू, तो यदि इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो ये क्या डिसीज़ क्रिएट कर पाएगा, ऑप्शन में अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ या फिर माइग्रेन। तो माइग्रेन है जो एक तरीके का हेडेक होता है। तो यहाँ पर अर्थराइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन रहेगा कहाँ पर, जॉइंट्स में। और यहाँ पर जो रिडक्शन ऑफ इंसुलिन है क्या रिलेट करता है, डायबिटीज़ से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज इंक्रीज्ड इन किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर के पेशेंट में किसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, SGO2, SGPT, BUN, क्रिएटिनिन, सीरम एमाइलेज। तो यहाँ पर जो किडनी फेलियर की बात हो रही है तो किसका लेवल बढ़ेगा, वो क्रिएटिनिन एंड BUN का लेवल। सो हियर इज द राइट आंसर इज सी। SGPT और SGO2 जो लिवर प्रॉब्लम्स रहेंगी उसमें अफेक्ट होंगे, बट किडनी फेलियर में क्या होंगे, क्रिएटिनिन का लेवल हाई रहेगा। नेक्स्ट इज अल्फ्रेड बिनेट इज एसोसिएटेड विथ, तो अल्फ्रेड बिनेट एक फ्रांस के हैं जो साइंटिस्ट रहे हैं। तो ये किस टेस्ट से रिलेट करते हैं, पर्सनालिटी टेस्टिंग, एटीट्यूड टेस्टिंग, इंटेलिजेंसी टेस्टिंग या फिर वैल्यू टेस्टिंग। तो अल्फ्रेड बिनेट टेस्ट या फिर इंटेलिजेंसी टेस्ट किसने दिया था, तो ये दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। किस देश से रिलेट करते हैं, तो फ्रांस से। इन्होंने जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट का नाम क्या था, इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इंटेलिजेंसी टेस्टिंग। इंटेलिजेंसी टेस्टिंग इन साइकोलॉजी और इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसमें क्या करेंगे, हम असिस्ट करेंगे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को और एक स्कोर प्रोवाइड करेंगे इसके बेस पर, जिससे हम IQ टेस्ट इजीली है जो चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो IUGR का कॉज कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन में ल्यूकोसाइटोसिस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर मैटरनल हार्ट डिसीज़। तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का कॉज कौन सा नहीं होगा, तो यदि मदर को ल्यूकोसाइटोसिस है तो वो होगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन दैट मीन्स एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया होगा, तब भी चांसेस रहेंगे। मैटरनल हार्ट डिसीज़ इसमें भी चांस होंगे, बट जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जिन भी मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है प्रेगनेंसी में होने वाला जो डायबिटीज़ है वो, ना कि परमानेंट जो DM है फर्स्ट और सेकेंड क्लास का। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ के जो भी बच्चे पैदा होते हैं, यदि मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उनके बेबी की इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कभी भी नहीं होता है, बल्कि उनमें मैक्रोसोमिया मतलब बेबी जो 4 kg बर्थ वेट है उससे ज़्यादा के बेबीज़ होंगे। और IUGR में क्या होगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड चाइल्ड होंगे जो, तो उनमें जनरली अदर केसेस से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सी, जेस्टेशनल डायबिटीज़। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ मैक्रोसोमिया। जस्ट मैंने अभी आपको बताया मैक्रोसोमिया, तो यहाँ पर जो कौन सा है मैक्रोसोमिया का कॉज नहीं है, ऑप्शन में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, मैटरनल ओबेसिटी या फिर शॉर्ट स्टैच्यू दैट मीन्स हाइट है जो बहुत ही कम होना। तो मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज साइज बेबी, दैट मीन्स बेबी का जो बर्थ वेट है मोर देन 4 kg से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कहा है नॉट अ कॉज, दैट मीन्स रीज़न नहीं है मैक्रोसोमिया का, लार्ज साइज बेबी होने का रीज़न नहीं है मोर देन 4 kg से। तो ऑप्शन में जेस्टिस डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो ये क्या है, एक रीज़न है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी मोर देन 42 वीक्स हो जाती है, EDD से है जो आपने EDD मान लीजिए कैलकुलेट करके दी है, तो उससे यदि प्रेगनेंसी 1 और 2 वीक्स तक ज़्यादा है जो खिंच जाती है तो वो क्या है, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। मैटरनल ओबेसिटी ये भी रीज़न हो सकता है, बट शॉर्ट स्टैच्यू जिनकी हाइट हेल्थ कम होती है उनमें मैक्रोसोमिया होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी।
नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी इज। तो बिफोर मिड प्रेगनेंसी में जो क्या है हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। तो ब्लड सेलुलर कंपोनेंट हैं जो हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस है फीटस में, तो प्राइमरी साइट है जो कौन सी होगी मिड प्रेगनेंसी के पहले। ऑप्शन में लिवर, बोन, ब्रेन या फिर किडनी। तो हेमेटोपोइसिस में क्या है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट जो कि जनरली एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट होता है एडल्टहुड से, बट ये क्या होगा फीटस में बिफोर मिड प्रेगनेंसी कहाँ पर होगा, लिवर में। नेक्स्ट इज द कार्डियोटोनिक डोज ऑफ डोपामाइन इज। तो कार्डियोटोनिक डोज क्या होगा डोपामाइन का, तो यहाँ पर ऑप्शन में है 1 to 5 mg पर kg पर मिनट, 5 to 15 mg पर kg पर मिनट, 15 to 25 mg पर kg पर मिनट या फिर 25 to 30 mg पर kg पर मिनट। यहाँ पर जो डोज दिया हुआ है कार्डियोटोनिक ड्रग का तो वो क्या है, कार्डियोटोनिक ड्रग का नाम यहाँ पर क्या दिया है डोपामाइन। इसका डोज कितना होता है 5 से 15 mg पर kg पर मिनट। कार्डियोटोनिक ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन आते हैं हार्ट मसल्स में, उसको क्या करती हैं इंक्रीज़ करती हैं, उनकी एफिशिएंसी को, उनके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं। तो क्या है कार्डियोटोनिक डोज ड्रग, और इसका नाम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्डियोटोनिक ड्रग का, तो क्या है यहाँ पर डोपामाइन, क्या है डोपामाइन। नेक्स्ट इज हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो एक एडल्ट के लिए एक नर्स आयरन इंजेक्शन कहाँ एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन में है इंटरडर्मल इन द फोर आर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल, इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टोइड। तो जो आयरन इंजेक्शन है फर्स्ट थिंग इंट्रामस्कुलर रूट से दिए जाते हैं, सेकेंड थिंग इनको कोशिश की जाती है जेट ट्रैक मेथड से देने की, क्योंकि जो आयरन इंजेक्शन क्या करते हैं इरिटेशन क्रिएट करते हैं टिश्यूज़ में, बट जेट ट्रैक मेथड से क्या होगा जो मेडिसिन इंजेक्ट की गई है उसके लीकेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो इसीलिए जेट ट्रैक मेथड है जो अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल्स। नेक्स्ट इज पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वेजाइनल म्यूकोसा का जो कलर है पर्पल रहेगा, तो वो क्या है कौन सा साइन है। ऑप्शन में गॉडेल्स, हैगर्स, चैडविक या फिर लेडेंस साइन। तो यहाँ पर सभी साइन दिए हुए हैं प्रेगनेंसी के, तो कौन सा साइन है, तो यहाँ पर जो पर्पल डिस्कलरेशन हो रहा है प्रेगनेंसी में वेजाइनल म्यूकोसा का वो क्या है चैडविक साइन। और यहाँ पर जो प्रेगनेंसी में गॉर्डल साइन का मतलब होगा वेजाइना और सर्विक्स क्या होना बहुत ज़्यादा सॉफ्टिंग होना, क्यों वेस्कुलराइजेशन बढ़ने के कारण। नेक्स्ट इज जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वाज प्रोपाउंड बाय। जर्म थ्योरी है जो किसने दी थी, डार्विन ने, लुईस पास्चर ने, एरिक्सन ने या फिर फ्रूड ने। तो जो जर्म थ्योरी है किसने दी थी, जर्म थ्योरी दी थी लुईस पास्चर ने। और इन्होंने कहा भी था कि जर्म्स कैन लीड टू द डिसीज़, क्या है इन्होंने एक सेंटेंस दिया था आपको याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज द पैथोजेंस और जर्म्स कैन लीड टू द डिसीज। एग्जाम में आपको आ सकता है जर्म कैन लीड टू द डिसीज, एक क्या है कौन सी थ्योरी है, तो ये जर्म थ्योरी किसने दी है लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट इज क्लेब्स लोफ्लर बैसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। जो क्लेब्स लोफ्लर बैसिलस है इसके किस बैक्टीरिया का नाम है, सी टेटेनी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, लैक्टोबैसिलस या फिर हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा। तो क्लेब्स लोफ्लर है जो एक इसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का। नेक्स्ट इज मैकबर्नी पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। मैकबर्नी पॉइंट है अपेंडिसाइटिस से रिलेट करता हुआ पॉइंट है। मैकबर्नी पॉइंट है एब्डोमेन के किस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ जो पेन होता है अपेंडिसाइटिस में वो पॉइंट क्या है मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर ऑप्शन में राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर या फिर लेफ्ट लोअर। तो जो क्वाड्रेंट है एब्डोमेन के, तो मैकबर्नी पॉइंट और अपेंडिसाइटिस का जो पेन है किस पॉइंट पर होगा राइट लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट इज वेजाइनाइटिस इज कॉज्ड बाय। तो वेजाइना में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन किसके द्वारा होगा, ऑप्शन में ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, निसीरिया गोनोरिया।
तो वेजाइनाइटिस किसके थ्रू होगा, तो ये होगा ट्राइकोमोनियासिस के द्वारा। किसके द्वारा, ट्राइकोमोनियासिस के द्वारा। नेक्स्ट इज ट्रिप्नोमा पैलिडियम सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गोनोरिया के लिए निसीरिया गोनोरिया, जो ये दोनों क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इज नोन एज, तो इन्फ्लामेशन होना किस में, वेजाइना में, और किस कैटेगरी की फीमेल में, जिनके मेनोपॉज दैट मीन्स पीरियड्स हैं जो स्टॉप हो गए हैं, जिस परमानेंट सीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन है क्या है, मेनोपॉज। तो यहाँ पर मेनोपॉज होने के बाद है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में यदि इन्फ्लामेशन होता है वेजाइना में, तो ये क्या कहलाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सेनाइल वेजाइनाइटिस, या फिर कैनक्रॉइड, या फिर पीआईडी मीन्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो वेजाइना में स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल में तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेनाइल वेजाइनाइटिस। क्या कहलाएगा, सेनाइल वेजाइनाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, बी। सेनाइल वेजाइनाइटिस और वेजाइनल एट्रोफी इज थिनिंग, ड्राइंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइनल वॉल्स दैट मे अकर व्हेन योर बॉडी हैज लेस एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की कमी कब होती है, जब पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, राइट। जब मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो क्या होगा, पीरियड्स स्टॉप होने की जो प्रोसेस रहेगी, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को सेनाइल वेजाइनाइटिस कहा जाएगा। क्यों हो, क्योंकि मेनोपॉजल जो वुमेन होंगी, मेनोपॉज आने के बाद एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेनाइल वेजाइनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा है जो एक एलिमेंट है, ऑप्शन में है मोटिवेशन, असेसमेंट, लिसनिंग, या फिर फिजिकल नीड्स। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट होते हैं उनमें से कौन सा है एक, तो वो है लिसनिंग। कौन सा है यहाँ पर, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होगा यहाँ पर कि जिसने आपको मैसेज भेजा है, आपने वो चीज़ क्या है, सुनी है। और बाकी जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल और डिकोडिंग और रिसीवर। तो जो रिसीवर है वो क्या है, लिसनिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा है जो एक एंटीडोट होगा, ऑप्शन में नेलोक्सोन, हाइड्रोलाजिन, विटामिन के, या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट। तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी और मैग्नीशियम डोज यदि ओवरडोज होता है इनकेस किसी भी रीजन से, तो कौन सी मेडिसिन देंगे एज एन एंटीडोट के तौर पर, तो वो होगी कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टियल फ्लूइड इज। तो एक इंटरस्टियल फ्लूइड है जो, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन में है प्लाज्मा, CSF, या फिर लिम्फ, या फिर ब्लड। तो इंटरस्टियल फ्लूइड हैं जो कि सेल्स के अराउंड रहेंगे, कौन से, सेल्स के अराउंड रहेंगे। और यहाँ पर जो इंटरस्टियल फ्लूइड है वो क्या है, तो यहाँ पर वो है लिम्फ। क्या है यहाँ पर, लिम्फ है, जो कि एक इंटरस्टियल फ्लूइड है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन डिवाइस टू बी यूज्ड बाय द नर्स टू प्रोवाइड द डिजायर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट डिवाइस कौन सी है एक नर्स के लिए कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कर पाए, ऑप्शन में वेंचुरा मास्क, नेजल प्रॉन्ग्स, नेजल कैन्यूला, या फिर सिंपल मास्क। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिवाइस होगी जिससे जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की, वो कर पाए, तो वह यहाँ पर वेंचुरा मास्क के। देखिए यहाँ पर जो कि 40 to 50% ऑक्सीजन का फ्लो करेगा ये मास्क। हाई फ्लो कंसंट्रेशन होगा, 4 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन को फ्लो कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है, 40 से 50% ऑक्सीजन 4 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये जो वेंचुरा मास्क है क्या कर पाएगा, ऑक्सीजन की है जो सप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट इज द पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कॉजिंग स्टमक कैंसर इज। तो स्टमक कैंसर के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कौन सा होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और स्टमक कैंसर के लिए भी यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर
drugs that have the power of stimulate uterine muscles contraction is called। तो कौन सी मेडिसिन है जिसके पास क्या है, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है? ऑप्शन में मिमेटिक्स, ऑक्सीटोसिक्स, टोकोलाइटिक्स या फिर साइकोटिक्स। तो जो मेडिसिन है जो कि यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करेगी वो होते हैं ऑक्सीटोसिक्स मेडिसिन। और जो टोकोलाइटिक्स होते हैं जो कि क्या किए जाते हैं, आपकी प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए क्या किए जाते हैं, प्री टर्म प्रेगनेंसी है तो उसको पोस्टपोन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो क्या है, टोकोलाइटिक्स एजेंट। नेक्स्ट इज द 2 सुपीरियर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड। तो हार्ट के 2 सुपीरियर चैम्बर्स हैं, क्या कहलाते हैं? सल्काई, वेंट्रिकल्स, एट्रिया या फिर ऑरिकल। तो जो सुपीरियर चैम्बर है हार्ट के क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं एट्रिया। नेक्स्ट इज सिकनेस और एब्सटेंस में इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंडिकेटर। तो सिकनेस रहना और एब्सटेंस में रहना किसके एग्जाम्पल हैं? सोशल हेल्थ के, मॉर्बिडिटी के, सर्विस के या फिर मॉर्टेलिटी के। तो सिकनेस और एब्सटेंस में रहना किसके एग्जाम्पल हैं? ए हैं मोबिलिटी के, किसी मॉर्बिडिटी के। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि बीमारी, कोई भी डिसीज़ होने के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज द रेशियो बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ डिसीज अमंग एक्सपोज्ड पर्सन टू इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड इज कॉल्ड। तो एक रेशियो होता है कि डिसीज़ किसी पर्सन को हो चुकी है और किसी को नहीं हुई है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? इंसिडेंस का मतलब है कि उसकी बॉडी ने फर्स्ट साइन सिम्टम शो कर दिए हैं बट दूसरे को नॉन एक्सपोज्ड है, वो डिसीज़ नहीं हुई है, तो ये दोनों इंसिडेंस क्या कहलाएंगे? एक्सपोजर रिस्क, रिलेटिव रिस्क, ऑड्स रेशियो या फिर एट्रीब्यूट रिस्क। तो ये जो फैक्टर है जो इंसिडेंस और एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड के बीच का जो इंसिडेंस है वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमनियोस इज अ कंडीशन वेयर एमनियोटिक फ्लूइड एग्जिस्ट मोर देन। तो पॉलीहाइड्रोमनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितने से ज़्यादा हो जाएगा? ऑप्शन में 500 ml, 1000 ml, 2000 ml या फिर 800 ml और 800 ml। तो पॉली का मतलब होता है ज़्यादा और एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोस है यहाँ पर। तो पॉलीहाइड्रोमनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मोर देन 2000 ml, 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स पूछते हैं तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस में जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो होता है लेस देन 5 सेंटीमीटर और जो बॉर्डर लाइन माना जाता है 5.1 to 8 सेंटीमीटर, नॉर्मल होता है 8.1 to 18 सेंटीमीटर। बट ओलिगो में क्या होगा? लेस देन 5 हो जाएगा, जो एफआई इंडेक्स एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और पॉलीहाइड्रोमनियोस में मोर देन 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो 2000 ml। नेक्स्ट है यहाँ पर Which one of the following process helps nurse to examine if the client's ideas are logical and makes the sense। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हेल्प करेगी किसी नर्स की कि जो क्लाइंट्स के आइडियाज़ हैं वो क्या हैं? अच्छे हैं और सेंसफुल हैं। ऑप्शन में थॉट प्रोसेस, सेंसोरियम, थॉट कंटेंट या फिर मेमोरी। तो यहाँ पर यदि किसी नर्स की कोई क्लाइंट्स इस तरीके से हेल्प करता है तो ये क्या कहलाएंगे? थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट इज लियोगोल सॉल्यूशन कंटेंट्स। लियोगोल सॉल्यूशन में क्या रहेगा? पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो जो लियोगोल सॉल्यूशन है इसमें क्या रहेगा? इसमें होगा पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट इज नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना रहेगा? 6 to 8 MEQ पर लीटर, 35 to 45 MEQ पर लीटर, 3.5 to 5 MEQ पर लीटर या फिर 2.5 to 3.5 MEQ पर लीटर। तो यदि नॉर्मल सीरम पोटेशियम की बात हो रही है तो कितना होता है? 3.5 to 5 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ खेसरी दाल कैन लीड टू। यदि लंबे टाइम तक आप खेसरी दाल खाते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन में लेथेरिज्म, ईसोफेजाइटिस, गट या फिर गैस्ट्रिक अपसेट। तो यदि लंबे टाइम तक आप खेसरी दाल खाते हैं तो जो प्रॉब्लम आपको होगी वो होगी लेथेरिज्म। नेक्स्ट इज व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट इन CPR द स्टर्नम शुड बी डिप्रेस्ड फॉर एटलीस्ट।
तो जब आप किसी एडल्ट पर्सन को CPR देते हैं तो स्टर्नम का जो एरिया है कितने सेंटीमीटर अंदर तक जाएगा, डिप्रेस्ड होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो होगा 1 to 1.5 to 2 सेंटीमीटर, कितना 1.5 से 2 इंच तक। नेक्स्ट इज पैग सेल्स आर सीन इन। तो पैग सेल्स कहाँ पर देखने को मिलेंगी? ऑप्शन में वेजाइना, वुल्वा, ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब्स। तो पैग सेल्स देखने को मिलती हैं फैलोपियन ट्यूब में और यूट्राइन ट्यूब में और ओविडक्ट भी हम जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। तो ब्लड वेसल्स में ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ट्यूमर होने को क्या कहेंगे? ऑप्शन में है मेनिंजियोमा, ग्लियोमा, हेमेंजियोमा या फिर एस्ट्रोसाइट। और ब्रेन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेमेंजियोमा। नेक्स्ट इज मैक्वेन साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ द। तो मैक्वेन साइन है किसमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन में हाइड्रोसेफेलस, सेरिब्रल पाल्सी, मेनिंजाइटिस या फिर मेंटल रिटार्डेशन। तो मैक्वेन साइन देखने को मिलेगा किसमें? हाइड्रोसेफेलस में। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है तो आप यहाँ पर इसको याद रखिए। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्पीच इन विच वन रिपीट्स दैट अदर हैव जस्ट सेड इट। तो ऐसी स्पीच जिसमें एक पर्सन कुछ बोल रहा हो और दूसरा उसको रिपीट कर रहा हो तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में इकोपैरेक्सिया, इकोलेलिया, एसोसिएशन या फिर नियोलोगिज्म। तो ऐसी स्पीच जिसमें कोई एक बोल रहा हो, कोई दूसरा उसको रिपीट कर रहा हो, क्या कहलाएगा? इकोलेलिया। इकोपैरेक्सिया का मतलब आप जो पोजीशन बनाते हैं पर्सन वही सेम पोजीशन बना लेगा तो क्या? इकोपैरेक्सिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो इनमें से ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कौन सी है? लेजिक्स, स्प्रिंगोलेक्टोन, मैनिटॉल या फिर एल्डेक्टोन। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स यहाँ पर कौन सी है? तो वो है मैनिटॉल। नेक्स्ट इज व्हाट डज पी वेव ऑफ ECG रिप्रेजेंट। तो ECG में पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी? ऑप्शन में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या फिर एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो ECG में जो पी वेव रिप्रेजेंट करती है करेगी आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को प्रेजेंट। यहाँ पर ये देखिए पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को, QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, T वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड U वेव का भी कुछ भी इतने तरीके से प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स रिड्यूस द। तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट्स में क्या कम करता है? फ्रिक्शन इन जॉइंट, स्पीड ऑफ मूवमेंट, एफिशिएंसी या फिर वर्कलोड को। तो साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट्स में रहता है क्या काम करता है? ये करता है फ्रिक्शन, जो जॉइंट्स में फ्रिक्शन होता है, रगड़न होती है, उसको कम करता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव हॉर्मोन साइन इज इंडिकेटेड ऑफ। तो पॉजिटिव हॉर्मोन साइन किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन में वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, रीनल कैल्कुलाई या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हॉर्मोन साइन देखने को मिलेगा किसमें? DVT में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। नेक्स्ट है यहाँ पर कैटरेक्ट इज। तो कैटरेक्ट क्या है? ऑप्शन में ओपेसिटी ऑफ लेंस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्यूपिल्स, थिन फिल्म ओवर द कॉर्निया या फिर ओपेसिटी ऑफ कंजक्टिवा। तो कैटरेक्ट क्या है? ओपेसिटी ऑफ द लेंस। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो ब्लाइंडनेस होती है किसके कारण होती है? कैटरेक्ट के कारण। नेक्स्ट इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अ वुमेन विथ कॉर्ड प्रोलैप्स इन लेबर इज। तो यदि लेबर में कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है तो कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन में फॉलोअर्स, सुपाइन, ट्रेंडलेनबर्ग या फिर प्रॉन। तो जो पोजीशन देंगे कॉर्ड प्रोलैप्स से वो क्या होगी? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेन एक्शन ऑफ रेनिटिडिन इन ट्रीटिंग द पेप्टिक अल्सर। तो रेनिटिडिन हम देते हैं पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। तो रेनिटिडिन का मेन मोड ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर इंक्रीज हिस्टामाइन रिलीज, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी या फिर न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी। तो रेनिटिडिन का जो कि एक H2 रिसेप्टर है, तो यहाँ पर इसका काम क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को कम करना। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव। तो 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज मिलती है? तो टोटल मिलती है 9 ग्राम। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूछते हैं तो 4 ग्राम। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या है? कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड या फिर सोडियम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। एंड ऑफिशियल ऐप हमारी लॉन्च कर दी गई है तो आप प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।